हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड रैवेनकार्प एल्गोरिथम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड रैवेनकार्प एल्गोरिथम, उसका सूडो कोड, उसकी इंप्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में और बिल्कुल फॉर्मल वे में सारी चीज डिफाइन करेंगे, नोटेशंस, टर्मिनोलॉजीज और बहुत डिटेल में विद ड्राइडन समझेंगे रैवेनकार्प एल्गोरिथम को। सो लेट मी स्टार्ट। सो बेसिकली रैवेनकार्प एल्गोरिथम मैंने एज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एवरेज कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेटर होती है रैवेनकार्प एल्गोरिथम की देन नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। और मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था स्पूरियस हिट्स क्या होते हैं, राइट, और कैसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हैश फंक्शन को। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम समझेंगे कैसे हम सूडोकोड लिख सकते हैं रैवेनकार्प एल्गोरिथम के लिए। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि जो मैं यहाँ पे अल्फाबेट लूंगा अपना, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं जो अल्फाबेट लूंगा वो मैं लूंगा क्या, 0 1 2 से लेके 9, मतलब मैं 10 नंबर्स लूंगा अपने अल्फाबेट के अंदर। तो जो मेरी लेंथ होगी अल्फाबेट की वो कितना होगा, लेंथ ऑफ माई अल्फाबेट विल बी 10। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स बनाने वाला हूँ वो इस अल्फाबेट से बनाने वाला हूँ, राइट। ओके, अब एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हर एक डिजिट एक डेसिमल डिजिट है और वी कैन से दैट ईच कैरेक्टर इज अ डिजिट इन रेडिक्स डिनोटेशन, राइट। सो यहाँ पे जो हर एक कैरेक्टर है वो एक रेडिक्स डिनोटेशन पे है, जहाँ पे डी बेसिकली लेंथ ऑफ सिग्मा है। इसका मतलब है जो हर एक डिजिट है इस पर्टिकुलर सिग्मा के अंदर, ईच डिजिट इज इन रेडिक्स डी नोटेशन। रेडिक्स डी और डी बेसिकली क्या है, सिग्मा है। मतलब रेडिक्स 10 बेस 10 पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये बेस 10 पे, ये बेस 10 पे, तो हर एक डिजिट रेडिक्स डिनोटेशन से बिलोंग कर रही है, राइट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं के लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट, अगर मैंने बोला इस अल्फाबेट से अगर मैं एक के लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा हूं तो उस के लेंथ स्ट्रिंग को मैं कैसे देख सकता हूं, उस के लेंथ को स्ट्रिंग को मैं ऐसे देख सकता हूं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लेंथ के डेसिमल नंबर। ऑब्वियसली बिकॉज मैंने यहाँ पे नंबर से लिए सिंबल्स के रूप में, तो जो के लेंथ की स्ट्रिंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट वो होगा उसमें लेंथ के डेसिमल नंबर, लेंथ के डेसिमल नंबर। लेट्स मी टेक द एग्जांपल। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3, मेरे पास एक 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ जो है वो 3 है, तो बेसिकली इससे मुझे क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इससे मुझे रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि ये 3 लेंथ का एक डेसिमल नंबर है जो कि है 1 2 3। तो ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक डेसिमल नंबर को जो कि लेंथ की का हो गया। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली अभी मैं थोड़े से एजम्पशंस लेने वाला हूँ जो ये मैं रैवेनकार्प एल्गोरिथम को जब समझाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जैसे अगर मैंने बोला एक स्ट्रिंग मैंने बोली 3 1 4 1 5 है, राइट, तो मैंने अभी बोला कि ये करस्पॉन्ड करेगी किसमें, 3 1 4 डेसिमल नंबर पे करस्पॉन्ड करेगी, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग है, बट हम बोल रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है किसको, के लेंथ के डेसिमल नंबर को, यहाँ पे 5 लेंथ के डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये जो चीज है, इससे मैं बोल सकता हूं कि ये चीज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक डेसिमल नंबर जिसकी लेंथ क्या है के। तो ये थोड़ा सा assumption मेरा रहेगा, तो मैं इसको के लेंथ डेसिमल नंबर से ही ट्रीट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो हर एक सिंबल लिया है वो बेसिकली रेडिक्स डी नोटेशन मतलब रेडिक्स 10 नोटेशन में लिया है, राइट। ओके, विद दैट सेट मैं यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जो हमारा पैटर्न है वो m लेंथ का पैटर्न है, तो जो मैं यहाँ पे कैरेक्टर एरे है वो p1 डॉट डॉट m से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरा पैटर्न एरे है। और मैं बोलता हूँ p जो है वो डिनोट कर रहा है करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग के रूप में है, बट मैंने बोला ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही होगी इस डेसिमल पैटर्न को, तो मैं बोल सकता हूँ इस पीस पैटर्न स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो स्मॉल पी है, जो स्मॉल पी है वो क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है एक डेसिमल वैल्यू पे, डेसिमल वैल्यू पे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऐसे अगर मैंने बोला ये p1 डॉट डॉट 5 है, ये मेरा पैटर्न है, तो बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहा है इस p पे जो कि 3 1 4 1 5 है, राइट। ओके, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ फॉर द टेक्स्ट स्ट्रिंग t जो कि 1 डॉट डॉट n साइज की है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो ts होगा वो डिनोट करेगा क्या, वो डिनोट करेगा डेसिमल वैल्यू ऑफ लेंथ m सब स्ट्रिंग, लेंथ m
सब स्ट्रिंग, वो क्या होगी सब स्ट्रिंग? टी ऑफ एस प्लस वन से लेके एस प्लस एम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एस, जो कि एस की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी? एन माइनस एम तक। तो नाइव जो हमने एल्गोरिथम देखी थी फॉर पैटर्न मैचिंग, वही चीज मैंने बोली है कि जो टीएस है वो डिनोट कर रहा है डेसिमल वैल्यू ऑफ लेंथ एम सब स्ट्रिंग, मतलब जो उसके अंदर हम लेंथ एम की सब स्ट्रिंग्स लेंगे, जैसे अगर मैंने बोला 31415 बेसिकली मेरे पास टी है स्ट्रिंग, तो बेसिकली इसमें मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे जैसे पैटर्न सर्च करना है इसके अंदर 31415, ये स्ट्रिंग मेरे पास इस तरीके से गिवन है, तो मेरा जो स्मॉल पी है वो क्या होगा? 31415 होगा, बट टीएस क्या होगा? टीएस बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को डिनोट करेगा ऑफ लेंथ एम। लेंथ एम मतलब इस लेंथ 5 लेंथ की जो भी होगा डेसिमल वैल्यू ऑफ द सब स्ट्रिंग एस प्लस वन टू एस प्लस एन, मतलब ये बेसिकली टी एस से डिनोट कर रहा हूं मैं, राइट? तो टी एस इज नथिंग बट जो मेरी विंडो है जो स्लाइड हो रही है उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से टी एस से। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, अब मैं बोल सकता हूं जो मेरी टी एस की वैल्यू वो पी के इक्वल होगी। कब इक्वल होगी? जब ये कंडीशन होल्ड करेगी यार, मतलब जब सारे कैरेक्टर्स मैच कर जाएंगे। ऑब्वियसली जब भी डेसिमल वैल्यू इक्वल होने वाली है ना, अगर टीएस की वैल्यू मैं यहाँ पे बोलता हूँ T1415 है, अगले केस में टीएस की वैल्यू 14156 होगी जब मैं अगली विंडो पे मूव कर जाऊंगा यहाँ पे, राइट? पहली विंडो ये थी, दूसरी विंडो ये है, तो मैं बोलता हूँ टीएस की वैल्यू पी के इक्वल होगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? टी एस प्लस वन एस प्लस एम किसके इक्वल हो जाए? पी ऑफ वन डॉट डॉट एम के इक्वल हो जाए, राइट? तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एस एक वैलिड शिफ्ट होगा, एस एक वैलिड शिफ्ट होगा अगर टीएस इक्वल टू पी हो जाए, क्योंकि वहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एस एक वैलिड शिफ्ट है अगर टीएस इज इक्वल टू पी हो गया। हम डेसिमल वैल्यू के रूप में इसको दे रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा आइडिया कि हम वहां पे हैश फंक्शन से एक हैश कोड निकालते हैं, तो ऑब्वियसली जो हैश कोड होगा वही बेसिकली ये चीज है, राइट? ये नंबर है जो बेसिकली हम डिनोट कर रहे हैं। और सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एबीसीडी अल्फाबेट इस तरीके से लिए थे, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को नंबर्स लेके दिखा रहा हूँ कि नंबर की मैंने इस तरीके से स्ट्रिंग बना दी है, मैं आपको कैरेक्टर में भी मैप कर दूंगा, ठीक है? इट डजंट मैटर, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, राइट? सूडो कोड को मुझे बताना है आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, राइट? अब अगर मैं कंप्यूट कर दूं पी को इन थीटा ऑफ एम टाइम, पी क्या है? बेसिकली पी ए नंबर है, और इस नंबर को मैंने बोला था मैं कैलकुलेट करूंगा यूजिंग हॉर्नर्स रूल और हॉर्नर्स मेथड, राइट? तो मैंने वहां पे प्रीवियस वीडियो में एक स्ट्रिंग ली थी, जैसे अगर मेरा पैटर्न था डी ई एफ, इस तरीके से था आई थिंक पैटर्न, तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग बोला था डी का ये नंबर है, ई का ये नंबर है, एफ का ये नंबर है, तो मैंने बोला यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं पैटर्न लिख रहा था वहां पे, तो मैंने आई थिंक ऐसा लिखा था 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। तो मैंने बोला था इसकी जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? वो मैं कैलकुलेट करूंगा यूजिंग हॉर्नर्स मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल्स, और इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर नहीं देखे तो यार एक्सेस कर लें उसको, जब भी आप लोगों को ये वीडियो समझ आने वाली है। ओके, सो आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ और एग्जांपल लिया था, कुछ पैटर्न स्ट्रिंग और कुछ और ली थी, बट ठीक है, डीईएफ आप समझ गए कि इस तरीके से हम हॉर्नर मेथड से ये निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं बोलूंगा कि मैं पी को कंप्यूट कर सकता हूं थीटा ऑफ एन टाइम में। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि इफ आई कैन कंप्यूट P in theta of m time using Horner's rule and all the TS values in total of theta of n minus m plus 1 time। देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, राइट? यहाँ पे हमारा रोलिंग एस फंक्शन आएगा टीएस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। देखेंगे हम कैसे थीटा ऑफ एन माइनस एम प्लस 1 टाइम से कर सकते हैं। हॉर्नर्स मेथड को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कैसे हम इसको यूज करेंगे टू इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है? ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं सारे वैलिड शिफ्ट निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो वही बात आ गई यार, सारे वैलिड शिफ्ट्स निकालना, मैंने बोला था रिफ्रेम कर दिया हमने क्वेश्चन को कि सारे अकरेंसेस निकालने हमारे पैटर्न के टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, मैंने बोल दिया सारे वैलिड शिफ्ट निकालना है, तो बात वही हो गई, है ना? तो मैं बोलता हूं ऑल वैलिड शिफ्ट्स मुझे निकालने हैं। कितने टाइम में निकल जाएंगे? अब अगर मैंने पी को थीटा ऑफ एम में कर दिया और टीएस की सारी वैल्यूज थीटा ऑफ एन माइनस एम प्लस 1 टाइम में कर दिए, निकाल दी, तो मैं बोलूंगा थीटा ऑफ एम प्लस थीटा ऑफ एन माइनस एम प्लस 1 टाइम लगेगा टू फाइंड और टू डिटरमाइन ऑल द वैलिड शिफ्ट्स यूजिंग दिस मेथड। ये हो जाएगा थीटा ऑफ एन, राइट?
तो थीटा ऑफ n टाइम में मैं सारे वैलिड शिफ्ट्स निकाल लूंगा बाय कंपेयरिंग p विद ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ ts, बाय कंपेयरिंग p विद ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ ts। यार अगर इक्वल होगी तो मैं बेसिकली ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स लगा रहूंगा कुछ ना कुछ, है ना, और अगर इक्वल नहीं होगी तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। तो जहां पे इक्वल नहीं होगी वहां पे मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं लगा रहा हूं, इसलिए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है, राइट। जहां पे मैच कर जाएंगे स्ट्रिंग वहां पे मुझे ब्रूट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो मैचिंग टाइम ऑब्वियसली बढ़ने वाला है वहां पे, और मैचिंग टाइम वर्स्ट केस के अंदर नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के मैचिंग टाइम से इक्वल हो जाएगा, राइट। अब मैं एक बार और थोड़ा सा रिविजिट करूंगा चीजों को। तो मैं बोलता हूँ पी को मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यार अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वहां मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करा है हॉर्नर्स मेथड को और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, और एक हल्का सा आइडिया दिया था कि हम हॉर्नर्स मेथड को कहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो इस तरीके से बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करने में हम यूज करने वाले हैं, राइट, ओके। तो अगर इसी में एग्जांपल को लूं, लेट्स से डी ई एफ को अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, तो मैं अगर डी ई एफ को इस तरीके से लेता हूं मैं अगर, तो मैं बोला लेट्स से यहाँ पे मेरी डी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0, इस तरीके से मेरी पैटर्न पी स्ट्रिंग है, राइट। इसको मैं अगर नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ इस चीज को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यूजिंग हॉर्नर्स रूल इन थीटा ऑफ एम टाइम। हमने अभी देखा ना थीटा ऑफ एम टाइम में मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, कैसे करूंगा वही तो देखना है। क्या मैं इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं यार, है ना। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं पॉलिनोमियल के रूप में? देखते हैं। कैसे फॉर्मुलाइज कर सकता हूं कि मेरी बेसिकली p ऑफ 1 है, अगर मैं इंडेक्सिंग बोलूं लेट्स से 1 2 3 इंडेक्सिंग में चला रहा हूं, तो ये p ऑफ 1 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m-1 प्लस m-1 मतलब लेंथ ऑफ द पैटर्न स्ट्रिंग जो कि 3 है इस केस के अंदर, क्योंकि मैंने डी ई एफ लिया है। तो p1 इंटू 10 की पावर m-1, p2 इंटू 10 की पावर m-2 प्लस p3 इंटू 10 की पावर m-3। क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं जहां पे p1 4 है, p2 5 है, p3 6 है। इसको भी हम जब कोड में इंप्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए आप लोग समझिए कि p1 4 है, p2 5 है, मतलब e के करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये है, और 10 को मैंने बेसिकली m-1 की फॉर्म में लिखा है, इसको m-2 की फॉर्म में लिखा है, ये m-3 की फॉर्म में। क्या ये फॉर्मुलेट हो गई है प्रॉब्लम यूजिंग पॉलिनोमियल? यार ये कोफिशिएंट्स हो गए पॉलिनोमियल के, ये यहाँ पे डिग्री हो गई यार, ये तो एक पॉलिनोमियल ही बन गया है। तो मैं इसको हॉर्नर रूल से निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैं बोल दूंगा जो मेरी स्मॉल p की वैल्यू है वो बेसिकली कुछ नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे जनरलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा p ऑफ m प्लस 10 p ऑफ m-1 प्लस 10 ऑफ p ऑफ m-2 प्लस 10 ऑफ p ऑफ 2 प्लस 10 ऑफ p ऑफ 1। ऊपर वाले फॉर्मूले को ही मैंने जनरलाइज कर दिया और कुछ नहीं करा यूजिंग हॉर्नर्स रूल, क्योंकि मैं कंप्यूट करना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ p यूजिंग द हॉर्नर्स रूल, और वैल्यू ऑफ p कुछ नहीं है, यही है और कुछ नहीं है। इसको एक बार समझ लें अगर हम, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, pm क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? pm कुछ नहीं डिनोट कर रहा, इस चीज को डिनोट कर रहा है। देखो m-3 यहाँ पे 10 की पावर 0 बन जाएगा, तो 10 की पावर 0 होता है 1, और ये बेसिकली क्या है, ये है p ऑफ m, बिकॉज यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3 है। तो मैंने बोला pm को स्टार्टिंग में लिख दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे हॉर्नर्स रूल समझाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या मैंने बोला अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 1, इस तरीके का पॉलिनोमियल मुझे अगर गिवन है, या फिर मैं लेट्स से यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर देता हूँ, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है तो मैं बोलता हूँ 1 को ऐसे लिखो, x कॉमन लेना है यहाँ से 2 प्लस फिर x कॉमन लेना है यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस फिर x कॉमन लेना है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो जो इसको मैं इवेलुएट करूंगा ये इसी चीज के इक्वल है। तो मैंने बोला था इसका कोफिशिएंट होगा, जो सबसे पहले जो कोफिशिएंट लिखा होगा उसको बेसिकली x से मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 करना है, मतलब अगला कोफिशिएंट प्लस करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको x से मल्टीप्लाई करना है, अगले कोफिशिएंट को प्लस करना है, जो वैल्यू आएगी फिर से x से मल्टीप्लाई करना है, अगले कोफिशिएंट को प्लस करना है। तो इस तरीके से रिपीटेडली चल रहा है। अब मैंने इसी चीज को उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली मैं इस पॉलिनोमियल को इवेलुएट कर रहा हूँ यूजिंग हॉर्नर्स रूल, और इसी पॉलिनोमियल को मैंने मैप कर दिया है इससे,
तो इसको भी मैं हॉर्नर्स रूल से क्या कर सकता हूँ, इवेल्युएट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने बोला पी ऑफ एम मतलब लास्ट वाला जो यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखा हुआ है इस तरीके से, राइट, जो कि 10 की पावर 0 के साथ है, तो वो यहाँ पे क्या है, पी ऑफ एम है। पी ऑफ एम दिखने में यहाँ पे एफ की वैल्यू है जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आएगी 6 इंटू 10 की पावर 0, वही है यहाँ पे पी ऑफ एम, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया मैंने, बस, और कुछ नहीं डिफरेंस है। मैंने बोला 10 कॉमन लो, इस तरीके से आ जाएगा, फिर 10 कॉमन लो, इस तरीके से आ जाएगा, लास्ट में जाके 10 कॉमन ले लेंगे, राइट। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 10 10 10 10 प्लस होता जाएगा, राइट। तो सिंपल सी है, यहाँ पे हम पी ऑफ एम लिखेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एम माइनस 1, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एम माइनस 2, ये बेसिकली हॉर्नर्स रूल हमारा हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ थीटा ऑफ एम टाइम में क्या, वैल्यू ऑफ पी। सिमिलरली एस की वैल्यूज भी कैलकुलेट करूंगा यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, और यहाँ पे रोलिंग हैश फंक्शन को भी मैं यूज करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं अगर बताऊँ यहाँ पे, तो टी एस क्या था, डेसिमल वैल्यूज थी ऑफ लेंथ एम सबस्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टी, राइट। सारी जो भी लेंथ आएगी हमारी उसको मैं डेसिमल वैल्यू के रूप में लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ टी जीरो कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग द सेम हॉर्नर्स रूल। कैसे कैलकुलेट करूंगा यार, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले टी जीरो को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आई विल से नथिंग बट आई विल जस्ट अप्लाई द हॉर्नर्स रूल। तो यहाँ पे मैं हॉर्नर्स रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है, टी ऑफ एन प्लस समथिंग लाइक दैट मेरा चलता रहेगा फॉर द टी जीरो वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ माई टी, राइट। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे हॉर्नर्स रूल को अप्लाई कर दूंगा। ओके, इसको हम देखेंगे सूडो कोड में कैसे हम लिख रहे होंगे टी जीरो की वैल्यू कैसे हॉर्नर्स रूल से निकाल रहे होंगे। मैंने इसका कोड भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि एक लूप लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा होता है वो लूप, और फिर हम बेसिकली रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं x से और प्लस कर देते हैं पॉली ऑफ i मतलब नेक्स्ट कोफिशिएंट को। तो उस तरीके से हम रिपीटेड प्रोसीजर डालते हैं। तो यार प्रीवियस वीडियो देख लें जरूर, जब भी आप लोगों को एल्गोरिथम बहुत डिटेल में समझ आएगी, रेडबिन कार्स एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या एल्गोरिथम होती है, राइट। ओके, टी जीरो को तो हम हॉर्नर्स रूल से कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे हमारे साथ वैल्यू सारी गिवन होगी। बट जो T1 होगा T2 होगा, मतलब जैसे कि अगर A B C, या फिर मैं सिंपल लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग है और मैंने बोला 1 2 3 को मैच कराना है, तो इसको तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये बेसिकली मेरा P हो गया 1 2 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि T0 मेरा ये हो गया, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया हॉर्नर्स रूल से। सिमिलरली मैं बोलता हूँ 2 3 4 को कैसे कैलकुलेट करूँ, ये मेरा बेसिकली T1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो 340 होगा ये बेसिकली T2 होगा, और जो बेसिकली उसके आगे वाला जो मेरा टर्म होगा वो होगा 406, इसको मैं बोलूंगा ये क्या होगा, ये मेरा T3 होगा। तो बाकी रिमेनिंग टीज में कैसे कैलकुलेट करूंगा, और मुझे पता है कि ऑल वैलिड शिफ्ट्स आर इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ टीज, तो मैं बोलूंगा n माइनस m प्लस 1 मुझे टीज निकालने हैं, यहाँ पे ts निकालने हैं। तो T0 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो मुझे अब रिमेनिंग T1 T2 टी एन माइनस एम कैलकुलेट करने हैं इन द टाइम थीटा ऑफ एन माइनस एम। मतलब हर एक टी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए मुझे थीटा ऑफ एन माइनस एम टाइम लगेगा, और मैं रोलिंग हैश फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट टी फ्रॉम द प्रीवियस टी वैल्यू। बेसिकली अब और बाकी सारे टी एस वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं टी एस प्लस 1 कैलकुलेट करूंगा। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, सो बेसिकली मैं बोलूंगा कि जो मेरा टी एस है, मतलब जो मेरी प्रीवियस वाली वैल्यू है, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 10 की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t की पावर s प्लस 1, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। तो मैं लिखूंगा ts माइनस 10 की पावर m माइनस 1 इंटू t ऑफ s प्लस 1, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और इसमें प्लस करूंगा क्या, t ऑफ s प्लस m प्लस 1। और ये बेसिकली मैं इसको एनालॉग ही करूंगा बेसिकली जो मैंने पहले प्रीवियस चीज डिस्कस करी थी और उसको 10 की फॉर्म में लिखा था। तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, m को मैं ले लेता हूँ लेट्स से 5, और मैं बोलता हूँ जो मेरा टी एस की वैल्यू है वो है 31415। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है टी ऑफ एस प्लस 1, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा टी एस की वैल्यू है 31415। मैंने बोला प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, मतलब ये मेरी टी एस की वैल्यू है, मुझे टी एस प्लस 1 निकालना है, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो मैं बोलूंगा 31415 में से क्या माइनस करूंगा, मैं ये वाली वैल्यू माइनस करूंगा, प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करूंगा। और उसको कैसे कैलकुलेट करा होगा मैंने, 3 इंटू 10 की पावर 0 1 2 3 4 10 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 यूजिंग हॉर्नर्स रूल। इस तरीके से तो मैंने कैलकुलेट करा होगा इसको, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे
इतनी पर्टिकुलर वैल्यू तो मुझे नेक्स्ट के लिए चाहिए, बट मुझे पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ से माइनस करना होगा। दैट्स वाई आई जस्ट माइनस 10 की पावर m-1, मतलब यहाँ पे मैं 10 की पावर 4 को माइनस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसको किससे, 3 से, बिकॉज मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू करनी है। तो मैंने फॉर्मल वे में लिख रखा है 10 की पावर m-1 t ऑफ s प्लस 1। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज जब मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू को इसमें ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इनकी पावर एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 बन जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करूंगा जो कि t ऑफ s प्लस m प्लस 1 होगी, जो कि पर्टिकुलरली ये वैल्यू, और लेट अस अज्यूम इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज 2, राइट। तो सपोज कर रहा हूँ मैं t ऑफ s प्लस 5 प्लस 1 जो है यहाँ पे वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 को ऐड कर दूंगा और इस केस में मेरी t ऑफ s प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14152। तो इस तरीके से मैं अगली वैल्यूज निकालूंगा t ऑफ s प्लस 1 की, और ये बेसिकली रोलिंग हैश फंक्शन होता है। मैं प्रीवियस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू को निकाल रहा हूं, दैट इज रोलिंग हैश फंक्शन एंड दैट इज द बेसिक कांसेप्ट बिहाइंड रेवेनकार एल्गोरिथम। और चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और कैसे हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। धीरे धीरे हम सूडो कोड की फॉर्म में जा रहे हैं। और ध्यान दें, जो यहाँ पे हमने लेंथ ली है ना स्ट्रिंग्स की, जैसे कि मैंने बोला p हो गया, t ऑफ s हो गया, हमने अभी कंसिडर नहीं करा इनकी बहुत बड़ी लेंथ भी हो सकती है। मान लिया मैंने बहुत बड़ी स्ट्रिंग डाल दी है ना, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लोट ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो हमारे प्रिसीजन लॉस हो जाएगा काफी ज्यादा, राइट। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। बट अभी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यार हमारी छोटी वैल्यूज हैं किसकी, टी और पी की, बट अगर बड़ी वैल्यूज हो गई तो वहां पे हमें मोड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते न्यूमेरिक फॉर्मेट। ओके, सो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं 10 की पावर m-1 को प्री कंप्यूट कर दूं, पहले से ही प्री कंप्यूट कर दूं, हम देखेंगे इसको कैसे हम थीटा ऑफ m टाइम में और बिग ऑफ m टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं प्री कंप्यूट कर दूं पहले से ही बिग ऑफ n टाइम में, तो मैं देखूंगा कि जो t ऑफ s प्लस 1 में कैलकुलेट करूंगा ना, ये बेसिकली कांस्टेंट नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लग रहे होंगे इसमें, मतलब कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1 में मैं t ऑफ s प्लस 1 को कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मैं प्री कंप्यूट करके रख लूं 10 की पावर m-1 को, राइट। और 10 की पावर m-1 है क्या यार, कुछ नहीं है यार। प्रीवियस वैल्यू थी ना 3 into 10 की पावर 4, तो जो 10 की पावर 4 है ना यहाँ पे, यही 10 की पावर m-1 है। यहाँ पे m था 5, तो 10 की पावर m-1 हो गई 4। तो जो स्टार्टिंग में हम चीज प्लस कर रहे हैं ना, वो ये 10 की पावर m-1, दैट इज द ओवरऑल आइडिया। तो अगर मैं इसको प्री कंप्यूट कर दूंगा, इसको लगेगा बिग ऑफ m टाइम इसको प्री कंप्यूट करने में, तो बेसिकली जो ये t ऑफ s प्लस 1 से मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस में लेने वाला हूं, राइट। तो अब देखते हैं यार, हमने p को कंप्यूट करा थीटा ऑफ m टाइम में, और हमने सारे t की वैल्यूज कंप्यूट करी, मतलब t0 t1 से लेके कहां तक, t ऑफ n-m तक, कितने टाइम में, थीटा ऑफ n-m प्लस 1 टाइम में। सो हम निकाल सकता हूं ऑल अकरेंसेज ऑफ पैटर्न p इन टेक्स्ट t with theta of m pre-processing time and theta of n minus m plus 1 मैचिंग टाइम, राइट। तो ये चीज आई थिंक समझ आ जानी चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं, सारे अकरेंसेस निकाल रहा हूं पैटर्न p के टेक्स्ट t स्ट्रिंग के अंदर। थीटा ऑफ m मैंने प्री प्रोसेसिंग करी ताकि मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं p की। सिमिलरली t0 इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाइम लगा थीटा ऑफ n-m प्लस 1। मैं बोल सकता हूं कि यार मेरी प्रोसेसिंग हुई, प्री प्रोसेसिंग हुई थीटा ऑफ m, और जो मेरी मैचिंग टाइम हुआ वो थीटा ऑफ n-m प्लस 1। कंडीशन क्या, हमारे स्पूरियर सेट्स बहुत कम हो, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और हमें ब्रूट फोर्स करना पड़ जाएगा। उसको मैं डिस्कस करता हूँ, बट ये आप समझ सकते हो कि अभी एवरेज केस एनालिसिस हम अगर करें तो बेसिकली थीटा ऑफ n-m प्लस 1 मैचिंग टाइम होगा हमारी एल्गोरिथम का, और थीटा ऑफ m प्री प्रोसेसिंग टाइम होगा। और इस केस के अंदर हम बेसिकली पैटर्न p को देख लेंगे कितनी बार वो अकर कर रहा है टेक्स्ट t स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सो बेसिकली हमने देख लिया कि यार ये मैचिंग टाइम है और ये मेरा प्री प्रोसेसिंग टाइम है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। और ध्यान देना कि हम एवरेज केस एनालिसिस की ही बात कर रहे हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही हमारा मैचिंग टाइम और ये प्री प्रोसेसिंग टाइम होगा। अभी हम देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n प्लस m होती है इन योर एवरेज केस, और यू कैन जस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट ठीक है, अभी वर्स्ट केस एनालिसिस मैंने नहीं करा है, बट ठीक है आप लोग समझ पा रहे हो। हाँ भी ये है, अगर स्पूरियर सेट्स बहुत ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को सब ब्रूट फोर्स करके मैच करना होगा, और वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी थीटा ऑफ n-m प्लस 1 इंटू m। और प्री प्रोसेसिंग टाइम तो ऑब्वियसली थीटा ऑफ m रहेगा, बिकॉज मुझे प्री कंप्यूट करना है p को, राइट।
एंड ऑब्वियसली 10 की पावर m-1 को मुझे प्री कंप्यूट करना है, तो वो एक और बात है यहाँ पे, राइट, क्योंकि मुझे t ऑफ s प्लस 1 सारे कैलकुलेट करने होंगे। ओके, विद दैट सेड लेट मी डिस्कस अनदर आइडिया। सो बेसिकली अभी तक हमने बड़े नंबर्स के साथ डील नहीं करा है, तो मैंने बोला था पी और टी की वैल्यू को हम स्मॉल इनफ ही ले रहे हैं, अगर हम बड़ी ले लेंगे तो ओवरफ्लो हो सकता है, हम स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको कंप्यूटर में, राइट। सो अब हम बात करेंगे, अगर हम पी और टी एस की वैल्यू बड़ी लें तो हम क्या करेंगे, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं मोड क्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको हम मोड कर देंगे क्यू से, और क्यू बेसिकली कोई भी एक प्राइम नंबर हो सकता है, मे बी एनी प्राइम नंबर, और जनरली हम प्राइम नंबर ही लेते हैं बिकॉज हमें एक गुड हैश फंक्शन बनाना है। तो वहाँ पे प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं तो हमें ऐसा कंप्यूट होता है कि हमारा एक जो हैश फंक्शन कैलकुलेट हुआ है वो क्या है, एक गुड हैश फंक्शन है, राइट। ओके, विद दैट सेड लेट मी डिस्कस सम मोर आइडियाज। अगर हम बढ़ा लेंगे और एक्चुअल हम रैबिन-कार्प एल्गोरिथम पे जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट। अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे कि हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर टीएस कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि अगर लार्ज नंबर है तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे ला रहे हैं, राइट। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसीजर बता रहा हूँ। पहले हमने बेसिक आइडिया देखा क्या होगा रैबिन-कार्प एल्गोरिथम के पीछे, राइट, कैसे ये इवॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, राइट। अब बिग नंबर्स को भी हम डील कर रहे हैं, राइट। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। हमने देखा कि यार एवरेज जो केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थीटा ऑफ n प्लस m, क्योंकि वहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टाइम और मैचिंग टाइम होता है इतना। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रैबिन-कार्प एल्गोरिथम। तो हमने एक केस को अभी छोड़ दिया था कि जो p और t की वैल्यूज हमने निकाली है, अगर वो बहुत बड़ी लार्ज होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट। तो उस केस में हम मॉड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम मॉड क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ एक बार। तो अगर p और ts की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो इट विल बी टू लार्ज टू वर्क, राइट। मतलब कन्वीनियंटली हम वर्क नहीं कर पाएंगे उसके साथ, तो हमें छोटी वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली कुछ हद तक। तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूं p और ts की बहुत बड़ी वैल्यूज हैं और p के अंदर लेट्स से m कैरेक्टर्स हैं, तो हम रीजनेबली एज्यूम नहीं कर सकते कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहे हैं p को कैलकुलेट करने के लिए वो कांस्टेंट टाइम लेंगे, राइट। इट विल नॉट टेक कांस्टेंट टाइम। तो उस केस में हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, थीटा ऑफ m प्रीप्रोसेसिंग टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो हमने चीजें कैलकुलेट करी थी प्रीवियसली उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो हम इस p के करस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल वैल्यू निकालना चाहते हैं, बिकॉज p बहुत लार्ज है, तो वहां पे हम ईच ऑपरेशन जो भी हम कर रहे थे, ईच अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी हम p पे कर रहे थे, क्योंकि m डिजिट्स लॉन्ग था, उसको मैं बोल नहीं सकता कि वो कांस्टेंट टाइम लेगा, राइट। बट इस प्रॉब्लम को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। हाउ यूजिंग द मॉड कॉन्सेप्ट। मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूट करूंगा p और ts की वैल्यूज मॉडुलस और मॉडुलो ए सुटेबल मॉडुलस क्यू। मतलब जब भी मैं कंप्यूट कर रहा हूँ p और t की वैल्यू, मैं इसको मोड कर दूंगा किससे, q से। तो जो मेरी वैल्यूज की रेंज आएगी वो q के नीचे वाली रेंज ही रहेंगी, मतलब 0 to q-1। ऑब्वियसली मोड q मतलब रिमाइंडर आपको ये आंसर में देगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे रहा होता है, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं बोल सकता हूं कि मैं p मॉडुलो q को थीटा ऑफ m टाइम में निकाल लूंगा, और ts की सारी वैल्यूज को अगर मैं मॉडुलो q करके निकालूं तो मैं बोल सकता हूं ये मैं थीटा ऑफ n माइनस m प्लस 1 टाइम में निकाल लूंगा। और अगर इस पर्टिकुलर केस में स्पूरियर सेट्स बहुत कम है, ऑब्वियसली होंगे, बिकॉज हमने मॉडुलो ऑपरेशन को यूज करा, और जो रैबिन-कार्प एल्गोरिथम हमारी थी कि टीएस वैल्यूज को ऐसे रोलिंग हैश फंक्शन से कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली इन जनरल एवरेज केस में वो कम होते हैं। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगी थीटा ऑफ n प्लस m, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने मॉडुलो क्यू को यूज करा। अब क्यू क्या ले, ये एक बात आती है, राइट। तो हम चूज करते हैं मॉडुलस क्यू को एज अ प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर, राइट। तो हम क्यू को प्राइम लेते हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक होता है, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो हम क्यू को एक प्राइम लेते हैं सच
दैट जो मैं 10 क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, 10 क्या था, साइज ऑफ द अल्फाबेट, कि जो जो मैं अल्फाबेट ले रहा हूं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, ये 26 भी हो सकता है अगर मैं 26 लेटर लूं, राइट, अपने अल्फाबेट के अंदर 26 सेट ऑफ सिंबल्स लूं, है ना। तो इस केस में मैंने जो सिग्मा लिया था वो बेसिकली क्या था, 0 1 2 इसमें सारे लेटर्स से 9 तक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 क्यू में बोल रहा हूँ, तो जो 10 मल्टीप्लाई बाय क्यू में यहाँ पे बोल रहा हूँ ये फिट होना चाहिए वन कंप्यूटर वर्ड में, मतलब दिस शुड जस्ट फिट्स विद इन वन कंप्यूटर वर्ड, राइट। मतलब क्यू को मैं ऐसा प्राइम नंबर लूंगा कि अगर मैं 10 क्यू को कैलकुलेट करूं तो वो फिट हो जाए कहां पे, एक वन कंप्यूटर वर्ड के अंदर, सो दैट वी कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी कंप्यूटेशंस विद सिंगल प्रिसिजन अरिथमेटिक्स। मतलब अगर ऐसा होगा तो जो भी मैं सारे कंप्यूटेशंस करना चाहता हूं वो मैं सिंगल प्रिसिजन अरिथमेटिक को यूज करके कर पाऊंगा, सिंगल प्रिसीजन अरिथमेटिक को यूज करके मैं कर पाऊंगा। अगर आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, कंप्यूटर वर्ड क्या होता है, सिंगल प्रिसिजन अरिथमेटिक क्या होती है, ठीक है। बट अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि मैं क्यू को प्राइम नंबर क्यों ले रहा हूं, बिकॉज 10 क्यू को मैं ऐसा कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वो फिट हो जाए एक वन कंप्यूटर वर्ड में, सच दैट जो भी मैं सारी कंप्यूटेशंस करूं वो मैं सिंगल प्रिसिजन अरिथमेटिक के थ्रू कर पा रहा हूं, राइट। सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर मेरे पास डी अरे अल्फाबेट है, डी अरे अल्फाबेट है अगर मेरे पास, मतलब डी सिंबल्स मेरे पास इस अल्फाबेट के अंदर हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 0 1 से लेके मेरे पास d -1 इस तरीके से सिंबल्स इसके अंदर हैं, तो हम Q को ऐसा चूज करेंगे कि जो DQ होगा, D ऑब्वियसली साइज ऑफ माई अल्फाबेट ही है, तो जो DQ होगा वो एक कंप्यूटर वर्ड में फिट हो जाए और मैं जो भी कंप्यूटेशन करूं वो कर पाऊं यूजिंग सिंगल प्रिसिजन अरिथमेटिक, राइट। ओके, सो ये चीज आप लोग समझ गए हो यहाँ पे। अब जो हमने ऊपर रिकरेंस रिलेशन लिखा था, राइट, रिकरेंस रिलेशन लिखा था टी ऑफ एस प्लस वन कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा यार, कौन सा, ये वाला, ये जो हमारा रोलिंग हैश फंक्शन था, इससे हम नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टी ऑफ एस प्लस वन कैलकुलेट कर लेते, इसको हम मॉड्यूलो क्यू लगा के एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ टी ऑफ एस प्लस वन में हम मॉड क्यू भी करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट ये है, लार्ज अगर हमारे बहुत ज्यादा नंबर हो गए, राइट, जो लेंथ है टी की अगर बहुत बड़ी हो गई तो उस केस में मुझे मोड को यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ रेवेनकॉर्प एल्गोरिथम, यही थी। तो मैं TS1+1 लिखूंगा, ये फाइनल एल्गोरिथम होगा और हम इसको सूडो कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक ड्राई रन करके देखेंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या रेवेनकॉर्प एल्गोरिथम है। तो मैं TS+1 कैसे लिखूंगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखूंगा ऊपर वाला ही, मैं बोलूंगा TS में से तो टी ऑफ एस प्लस वन को मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने बेसिकली इसको 10 की पावर m-1 से क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था, और मैंने बोला था इसको हम प्री कंप्यूट करेंगे यूजिंग थीटा ऑफ n टाइम, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10 नहीं लेते यार यहाँ पे, है ना, डी अरे अल्फाबेट के लिए करते हैं, हमने 10 सिंबल्स लिए थे पहले अपने अल्फाबेट के अंदर, तो मैंने बोला यहाँ पे 10 की पावर m-1 आएगा। अभी मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ h, और h क्या होगा, बेसिकली h होगा d की पावर m-1 मोड q, d की पावर m-1 मतलब पहले 10 की पावर m-1 था विदाउट मोड q, बट अब d की पावर m-1 है विद मोड q। तो मैंने यहाँ पे बोला h, ये मैंने प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करा था, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, d से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि d अरे अल्फाबेट है, बट हर चीज को किससे मुझे करना है काम, मोड से काम करना है, राइट। तो जो भी मैं यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं जो भी यहाँ पे माइनस करूंगा और प्लस करूंगा एक्चुअली, क्योंकि अगली वैल्यू को मैं प्लस करने वाला हूँ ना यहाँ पे, तो टी ऑफ एस प्लस एम प्लस वन में यहाँ पे इस तरीके से प्लस करूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे मोड करना पड़ेगा किससे, क्यू से। तो हर चीज को मैं बेसिकली मैंने मोड क्यू से मॉडुलस कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखें ये है मेरा ओवरऑल रिकरेंस इक्वेशन, ठीक है। और अगर आप एग्जामिनेशन में ये लिख के आते हैं विद द अबव कॉन्सेप्ट और विद हम पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में से मोर देन सफिशिएंट है ये चीज, ठीक है। TS+1 अगर आप ये चीज लिखते हैं, और बहुत
सिंपल है कि टीएस लो प्रीवियस वैल्यू, उसमें से माइनस करो क्या, ओल्ड हाई डिजिट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा टी ऑफ एस प्लस वन को एच से। मल्टीप्लाई करा किससे, एच से, जो कि 10 की पावर m माइनस वन था पहले, अब मैंने बोला d की पावर n माइनस वन मोड क्यू है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा d से जो कि पहले 10 था, फिर मैंने बोला नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब s ऑफ m प्लस m प्लस वन को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और उसके बाद मैं बोलूंगा इस पूरे का मैं क्या कर दूंगा, मोड ऑफ q कर दूंगा। सो होपफुली बेसिकली ये रिकरेंस रिलेशन समझ आ गया होगा। तो टी ऑफ एस प्लस वन एक बार और बता देता हूँ क्या है, अगर इसमें कंफ्यूजन रह गया है, बिकॉज इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं लेट से 1 2 3 4 5 6 बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला अगर मेरे साथ लेट से पैटर्न स्ट्रिंग 1 2 3 4 है, तो ये मेरे 4 कैरेक्टर्स हैं, ये मैंने बोला है T0 होगा मेरा, तो T1 ये होगा, और जब मैं T1 को कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका मतलब है टी ऑफ एस प्लस वन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो टी ऑफ एस प्लस वन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। टी ऑफ एस प्लस वन क्या डिनोट करेगा, डिजिट 1 इन द हायर ऑर्डर पोजीशन ऑफ m डिजिट टेक्स्ट विंडो, जो कि ये है इस केस के अंदर। तो आई थिंक टी ऑफ एस प्लस वन अब समझ आ गया होगा कि s प्लस वन क्यों करा, कि भाई s जीरो था तो फर्स्ट कैरेक्टर इसका मैं ले रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो इस चीज को मैं माइनस कर रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, h से, जो कि h है d ऑफ m माइनस वन मोड क्यू, और इसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया ऐसा क्यों है, राइट। थोड़ी सी यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि जो वर्किंग है मॉडुलो क्यू की वो परफेक्ट नहीं है, राइट। क्यों परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एवरेज केस एनालिसिस करेंगे तो थीटा ऑफ n प्लस वन रनिंग टाइम होता है, बट वर्स्ट केस एनालिसिस जो होता है रैमन-कार्प एल्गोरिथम का, वो सेम होता है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम से। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपका मे बी बहुत रेयर ऐसा केस हो सकता है कि आपने हैश फंक्शन हो या फिर रिकरेंस रिलेशन ऐसा ले लिया कि आप लोगों के स्प्यूरियस हिट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और स्प्यूरियस हिट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को ब्रूट फोर्स से सारे मैच कराने पड़ेंगे, तो आपका हैश कोड भी मैच कर रहा है, साथ में आपने ब्रूट फोर्स भी लगा रखी है, तो वही आइडिया हो गया जो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम हमने बताया था। इन द रेयर केस ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया अभी, और वर्स्ट केस में हम पहुंच सकते हैं, तो वहां पे अदर एल्गोरिथम्स हम यूज करेंगे, जैसे कि KMP एल्गोरिथम हो गई, राइट। तो उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, पर मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि जो मॉडुलो क्यू की वर्किंग है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, कुछ और बातें मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर टी एस की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी अगर पी मोड क्यू के, पी मोड क्यू, हम ऑब्वियसली पी में ही मोड क्यू करेंगे ना, हर जगह मोड क्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पी की वैल्यू उसमें भी हम मोड क्यू करेंगे, है ना। इससे मैं इंप्लाई नहीं कर सकता कि जो कैरेक्टर होगा टी एस और पी के अंदर वो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारा हैश कोड मैच करा है, तो हैश कोड मैच कर जाए, मैं इससे गारंटी नहीं कर सकता कि दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, और ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं पहले, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलता हूं टी एस इक्विवेलेंट नहीं है पी से, मतलब हैश कोड ही इक्वल नहीं है दोनों का, पी मोड क्यू का, राइट। अगर हैश कोड ही इक्वल नहीं है तो इस केस में मैं गारंटी कर सकता हूं कि यार टी एस नॉट इक्वल टू पी होगा। इस केस में डेफिनेटली दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स मैच नहीं करेंगे, तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो मैं ये गारंटी नहीं कर सकता, अगर ये चीज नॉट इक्वल टू आ गई तो वहां पे हम स्प्यूरियस इक्वालिटी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। तो दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू कंसीडर। इस केस में तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वो एक वैलिड शिफ्ट नहीं है, इनवैलिड शिफ्ट है, राइट, डायरेक्टली बोल देंगे हम, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जब मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये दोनों इक्वल होंगे हैश कोड इक्वल होने के बाद भी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इस केस में यार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे बोलना पड़ेगा कि यार यहाँ पे मुझे अब ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेगा। इस केस के अंदर अगर ये चीज हुई तो यहाँ पे मैं अब बोलूंगा कि मुझे एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ेगा किस कंडीशन को, P ऑफ 1 डॉट डॉट m इज इक्वल टू T ऑफ s प्लस 1 डॉट डॉट s प्लस m को, मतलब हर एक कैरेक्टर को नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम या ब्रूट फोर्स के थ्रू या सारे कैरेक्टर्स को मैच कराना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जब मेरा हैश कोड इक्वल होगा, मैं गारंटी नहीं कर सकता कि यार टी एस इज इक्वल टू पी हमेशा होगा, तो उस चीज को मैं गारंटी करने के लिए कि अगर टी एस इज इक्वल टू पी है, मतलब सारे कैरेक्टर्स इक्वल है, मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच करूंगा, मतलब एक्सप्लिसिटली सारे चेक करूंगा। अगर यहाँ पे ये चीज हैश कोड इक्वल हो गया बट कैरेक्टर्स मैच नहीं करे हैं, तो मुझे मिल जाएगा स्प्यूरियस हिट, राइट, वैलिड हिट नहीं मिलेगा वहां पे। तो इस कंडीशन में मुझे ये चीज चेक करनी पड़ेगी। बट अगर ऐसा है हैश कोड मैच नहीं करा इस पर्टिकुलर विंडो के लिए, तो मैं अगली विंडो पे मूव कर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स मैच नहीं कर सकते। हैश कोड अगर मैच नहीं करा तो डेफिनेटली मेरे जो कैरेक्टर्स होंगे, जो पैटर्न होगा वो मेरा मैच नहीं करेगा उस पर्टिकुलर स्लाइडिंग विंडो के अंदर।
ओके ओके सो अगर मैं एक और बात बोलूं यहाँ पे, अगर मैं क्यू को काफी लार्ज इनफ ले लूं तो वी कैन होप दैट स्पूरियस हिट्स अकर इनफ्रीक्वेंटली, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार वो इनफ्रीक्वेंटली अकर करेंगे, और मॉड क्यू का भी मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा रखा है। तो इन एन एवरेज केस एनालिसिस थोड़ा बहुत एज्यूम मैं करके बोल सकता हूँ कि यार हाँ भाई थीटा ऑफ एन प्लस एम मेरी कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एल्गोरिथम, अगर स्पूरियस हिट्स ज्यादा ना आए, राइट। तो इन जनरल ज्यादा नहीं आते हैं, बट इन द वर्स्ट केस आ सकते हैं। अगर मैं लार्ज ले रहा हूँ इनफ क्यू को और मॉड क्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ तो जनरली नहीं आते हैं, बट फर्स्ट केस में आ सकते हैं। और मैं सारे स्पूरियस हिट्स को चेक करता रहूंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था एक वर्स्ट केस लेकर, राइट। विद दैट सेड मैं अब एल्गोरिथम लिखने के लिए तैयार हूं। हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रैप अप करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और उस पे रैबिन का एल्गोरिथम लगाते हैं और साथ में उसका सूडो कोड लिखते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग C++, राइट। ओके सो बेसिकली अब देखते हैं एक ड्राई रन करके एक टेस्ट केस, और उसका हम सूडो कोड में भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे चीज को। तो जितनी भी चीज हमने अभी तक पढ़ी है रैबिन कार्व से रिलेटेड, एक टेस्ट केस लेके चलते हैं, उस पे रैबिन कार्व एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और उससे हम सूडो कोड बनाएंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे इस एल्गोरिथम को। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, उस सब चीज को अब हम रैप अप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेस्ट केस लेके। तो मैं लेट्स से यहाँ पे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग ले लेता हूँ t1.n एग्जाम्पल में, थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं इस केस में, 2 3 5 9 0 2 3 1 4 1 5 2 6 7 3 9 9 2 1। और सिमिलरली मैं एक यहाँ पे क्या ले रहा हूं, मैं एक यहाँ पे पैटर्न स्ट्रिंग ले रहा हूं p1.m, राइट। और इसकी मैं वैल्यू क्या ले रहा हूं यहाँ पे 3 1 4 1 5। तो दिस इज माई पैटर्न स्ट्रिंग एंड दिस इज माई टेक्स्ट स्ट्रिंग, राइट। ओके नाउ अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इस पैटर्न को इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर देखना है कितनी बार ये अकर करेगा, राइट। वो सब बातें हमारी चलती हैं, तो उस चीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोलूंगा, एक डी है मेरे पास, एक क्यू है। डी आप लोग समझ पा रहे हो कि यार लेंथ ऑफ फाइनाइट अल्फाबेट है, और ये रेडिक्स डी है, और क्यू बेसिकली एक प्राइम है जो कि हम ले रहे हैं मॉडुलस करने के लिए। तो क्यू ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्यू ऐसा हम लेते हैं कि जो डी क्यू एक वन कंप्यूटर वर्ड में फिट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे थियोरेटिकली हम तो ये नहीं निकाल सकते, तो मैं यहाँ पे या तो क्वेश्चन में गिवन हो गया या फिर हम अज्यूम कर लेंगे। तो लेट्स से इस केस में हम 13 ले लेते हैं क्यू को, और यहाँ पे डी बेसिकली सिग्मा लेंथ है, और मुझे पता है सिग्मा इस केस में पर्टिकुलरली यहाँ पे 0 1 2 से लेके 9 यहाँ पे सिंबल्स ही हैं, तो बेसिकली ये 10 है। तो डी की वैल्यू 10 है, रेडिक्स 10 है हमारे पास, ईच डिजिट रेडिक्स 10 में है, और बेसिकली क्यू जो है बेसिकली 13 में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा टास्क होगा कि मैं स्मॉल p को कैलकुलेट करूँ। तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 1 2 3 4 4 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। और मैं मॉड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा मॉडुलस कर दूंगा मैं किससे, क्यू से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 1 4 1 5 को मैं किससे मॉडुलस करूंगा, 13 से मॉडुलस कर दूंगा, राइट। ओके सो अगर हम इसको मॉडुलस करेंगे 13 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7, राइट। सो नाउ आई हैव टू फाइंड, ये बेसिकली मेरा एक हैश कोड आ गया, और यू कैन जस्ट से दैट कि हमने इसको हॉर्नर रूल से कैलकुलेट कर लिया है, और थीटा ऑफ एम टाइम में हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे सूडो कोड में भी। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि मैं पी कैलकुलेट करूंगा, और वो बेसिकली 7 आया है। अब हर एक स्लाइडिंग विंडो के लिए और हर एक विंडो के लिए मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ये जो मेरा नंबर आया है, जो मेरा कोड आया है, ये जो मेरा 7 आया है, राइट, ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच करेगा देन आई विल चेक ऑल द कैरेक्टर्स, और अगर कैरेक्टर्स मैच नहीं करते देन वी कैन से दैट कि यार स्पूरियस हिट आ गया हमारा, राइट। तो बहुत रेयरली आएगा, मे बी आ भी सकता है, राइट, स्पूरियस हिट। तो देखते हैं यार। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार इसके लिए कैलकुलेट करूंगा मैं क्या, रोलिंग हैश फंक्शन से इसका हैश कोड कैलकुलेट करूंगा मैं, मतलब जो भी इसका नंबर आने वाला है, राइट। तो मैं 2 3 5 9 0 के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा कि यार मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0 मॉडुलस, मॉडुलस कितना, क्यू। और ये क्या आएगा मेरा
T0 की वैल्यू। मुझे अभी T0 निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, सारे T's निकालने हैं। T कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके n-1 तक जा रही है Ts की वैल्यूज। तो मुझे सारे T निकालने पड़ेंगे, T0, T1, T2, T3 सारे T निकालने होंगे। बट पहला T मैं हॉर्नर्स रूल से निकालूंगा, बाकी सारे T's मैं रोलिंग हैश फंक्शन से निकालूंगा। मतलब नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से कैलकुलेट करूंगा। तो जो रिकरेंस रिलेशन हमने देखा था प्रीवियस यहाँ पे प्रीवियसली, यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी 23590 आएगी, और इसको मैं मॉडुलस करूंगा किससे? 13 से। तो जो मुझे आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर? वो होगा 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। इस पर्टिकुलर केस के अंदर 23590 के अंदर मेरा आंसर आ रहा है 8। सिमिलरली जब मैं 35902 बोलूंगा तो इस केस में मैं हॉर्नर्स रूल अप्लाई नहीं करूंगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसका हैश कोड कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसके लिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? रोलिंग हैश फंक्शन। तो रोलिंग हैश फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन क्या है? मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं Ts+1 नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? T ऑफ S जो मेरे पास अभी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर 8 है, उसमें से मैं बोलूंगा माइनस कर दो क्या? प्रीवियस वाली वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं H जो कि 10 की पावर m-1 था प्रीवियस केस में, बट इन जनरलाइजेशन केस ये क्या होता है? H d की पावर m-1 mod q, और इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा d से। प्रीवियसली ये 10 है और अभी भी 10 है, आई थिंक, क्या अभी भी 10 है, और मैं प्लस करूंगा नेक्स्ट वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे t ऑफ s प्लस m प्लस 1। और क्योंकि हम मोड को यूज कर रहे हैं तो मैं इस पूरे को क्या कर दूंगा? मोड कर दूंगा किससे? q से। तो इस चीज को यूज करके T ऑफ S प्लस 1 मतलब T ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे T ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा T ऑफ S कितना है? T ऑफ S मतलब प्रीवियस वैल्यू, मतलब अभी मेरे पास 8 है। 8 में से मैं क्या बोलूंगा? 8 में से माइनस करो क्या? ये वाली वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4, मतलब डिजिट 1 पे जो वैल्यू है उसको मैं माइनस कर रहा हूं। मतलब 2 इंटू H की वैल्यू क्या है? d की पावर m-1, d की पावर m-1 मतलब ऑब्वियसली 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4, बट यहां पे मैं मॉड भी यूज कर रहा हूं, मॉड 13। तो इसको मैं मॉड 13 से इस तरीके से डिवाइड करूंगा, ठीक है, और इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और साथ में यहाँ पे मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा नेक्स्ट वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ T1 के लिए यहाँ पे 2 आएगी मेरे पास, तो मैं इसमें बेसिकली 2 को प्लस कर दूंगा, और इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा? इस T1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि मैं मॉडुलस यूज कर रहा था, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे मोड करना पड़ जाएगा, बिकॉज वरना मेरा आंसर मोड में नहीं आएगा। और जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ T1। तो यहाँ पे इस केस में T1 कितना आने वाला है? तो T1 विल बी बेसिकली योर 9। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी वैल्यू 9, तो जो T1 आएगा वो आएगा 9। तो मैंने रोलिंग हैश फंक्शन को यूज करा, और मैं देख पा रहा हूं कि यार यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगली विंडो पे मूव करता जाऊंगा। जैसे ही मेरा मैच करेगा ये कोड एक दूसरे कोड से, देन आई विल चेक ऑल द कैरेक्टर्स वन बाई वन। सो बेसिकली ये मेरा आंसर आएगा, बट ध्यान रखना यहाँ पे मॉडुलस 13 भी है, मैंने शो नहीं करा था, बट क्या दिस इज यहाँ पे मॉडुलस 13 भी रहेगा, बिकॉज सब चीजें मॉडुलस 13 में चल रही है हमारी। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे हम जब अगली वैल्यू डिस्कस करेंगे तो 59023 के लिए आएगा यहाँ पे, तो 9 की जगह यहाँ पे 3 आएगा। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट अदर वैल्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं पहले से ही, आप लोग इसे खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 59023 के लिए मेरा आंसर आएगा 3, उसके बाद 1101 31415। पैटर्न मैच कर रहा है ना, दिख रहा है? ओके, तो इस केस के लिए हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 7 है, और वो 7 ही आएगा बिकॉज हमें पैटर्न मैच होता हुआ दिख रहा है। तो 31415 मॉडुलस 13 में यहाँ पे करूंगा तो वो आएगा मेरा आंसर 7। तो इस केस में मैं मैच करूंगा, और मैं इस केस में बोलूंगा जब ऐसा केस हो जाएगा,
है ना, p इक्वल टू ts हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, p पॉइंट डॉट m इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1 से लेके s प्लस m तक, राइट। तो वो मैं यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करा दूंगा। फिर मैं बोलता हूँ लेट से मुझे कैलकुलेट करना है क्या, 14152, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है 14152। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। 14152 को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, बहुत सिंपल है यार, है ना, कि जो 31415 है उसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, 3 डॉट 10 की पावर 4, इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से क्योंकि मुझे एक शिफ्ट करना है, प्लस 2 करूंगा और मॉड करूंगा 13 से, और क्योंकि सारी वैल्यूज मॉडुलस में चल रही है तो मैं इसको सिंपली डायरेक्टली लिख सकता हूं 7 माइनस 3.3 इंटू 10 प्लस 2 मॉड 13, और ये जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी 8 मॉड 13 से, और जब आप मॉड करोगे तो बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वली, तो इसके बाद 8 आ जाएगा। सिमिलरली मैं आगे आगे कैलकुलेट करता जाऊंगा वैल्यू, बट यहाँ पे एक और केस है और स्प्यूरियस हिट का केस है यहाँ पे, कौन सा, 67399। जब इस केस में मैं ना इसी प्रोसीजर को यूज करके क्या कैलकुलेट करूंगा, टी ऑफ एस, जो भी समथिंग वैल्यू होगी यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो वो जो आएगी वो आएगी 7, और 7 7 से मैच हो जाएगा, बट यहाँ पे कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है, तो बेसिकली ये जो मेरा केस होगा वो होगा स्प्यूरियस हिट का केस। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा स्प्यूरियस हिट रीच कर गया है, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव टू चेक दैट कंडीशन कि अगर p इक्वल टू ts है तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि यार मेरा पैटर्न मैच कर ही जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इस ज़ेविन-कार्प एल्गोरिथम की, वो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के इक्वली होती है। विद दैट सेड लेट मी डिस्कस द सूडो कोड दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, और आप लोग ये पूरा अगर समझ गए क्या क्या मैंने प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करा है। मैंने सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा बिकॉज इट विल बी क्वाइट लेंथी, बट आप समझ गए कि पहले वाली t0 के लिए हम यूजिंग हॉर्नर रूल डायरेक्टली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, बाकी सब वैल्यूज के लिए हम कैसे करेंगे, इस तरीके से मॉडुलस यूज करके मॉड करके हम इस तरीके से t ऑफ s प्लस 1 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट मी डिस्कस द सूडो कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। सो बेसिकली अब डिस्कस करते हैं सूडो कोड किस तरीके से दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर लेंगे दोबारा से, राइट। ओके, सो मैं बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, रेबिन-कार्प मैचर करके एक फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं अपनी एल्गोरिथम लिखने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रेबिन-कार्प मैचर, इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग, पैटर्न स्ट्रिंग, डी एंड क्यू। डी क्या है, रेडिक्स डी, राइट, जो कि हमने बेसिकली बोला था कि ये कुछ नहीं होता, लेंथ ऑफ आवर फाइनाइट अल्फाबेट होता है। और क्यू बेसिकली क्या है, क्यू बेसिकली प्राइम नंबर है जिसको हम यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म द मोड। और बेसिकली यूजफुल है जब हम बेसिकली अपनी t और p की वैल्यूज अगर लार्ज ले रहे हैं तो वहां पे उस केस में हमें मॉड यूज करना नेसेसरी है, राइट। तो इस तरीके से मैं क्या पास कर रहा हूं, रेबिन-कार्प मैचर के अंदर t p d एंड q, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करूंगा, किसकी, t की लेंथ कैलकुलेट करूंगा जो कि होगी n। उसके बाद मैं बोलूंगा m होगी मेरी किसकी, p की लेंथ, p डॉट लेंथ। उसके बाद मैंने बोला था जो मेरा t का फॉर्मूला है वो क्या है, ये t ऑफ s प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी एस प्लस समथिंग लाइक दैट, एंड h इज इक्वल टू d की पावर m माइनस 1 मोड q है, इस तरीके से। तो सबसे पहले अब मैं इस h को कैलकुलेट करूंगा जो कि होगा d m माइनस 1 मोड q, और ये थीटा ऑफ m टाइम में आराम से कैलकुलेट हो जाएगा एक लूप लगा के। मैं इसको जब इंप्लीमेंट करूंगा तो दिखा दूंगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे h कैलकुलेट करूंगा जो कि है बेसिकली d की पावर m माइनस 1 मोड q। उसके बाद मैं बोलूंगा जो मेरा p है वो बेसिकली इनिशियली 0 है, सिमिलरली जो t0 है वो भी इनिशियली 0 है क्योंकि मैंने कुछ कंसिडर करा ही नहीं है। उसके बाद मैं बोलूंगा एक लूप मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1 टू m तक, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, अब मैं एक्चुअली यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ, तो जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे मैं 0 बेस इंडेक्सिंग यूज करूंगा, तो इट डजंट मैटर, वो एज इट इज हम मॉडिफाई कर देंगे एज द सिचुएशन डिमांड्स, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 1 से लेके m तक मैं एक लूप लगा रहा हूँ। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ मैं प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को पता है प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, p और t0 की वैल्यू। तो प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, थीटा ऑफ m टाइम में
P और T0 की वैल्यू। अब P और T0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी यूजिंग हॉर्नर्स रूल। तो अगर प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे तो यार देख लें, उसमें मैंने बताया है बहुत डिटेल में, इंप्लीमेंट भी करके दिखाया हॉर्नर्स रूल। कैसे हम करते हैं कि रिजल्ट को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें प्लस करते हैं नेक्स्ट हायर वैल्यू, और फिर इसको रिपीटेडली हम क्या करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 से m तक मैं क्या करूंगा, p की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यूजिंग हॉर्नर्स रूल। तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा d को p से मल्टीप्लाई करूंगा। d क्या है यहाँ पे 10 है, और 10 को मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट मैं इनिशियली 0 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि p मेरा बेसिकली 0 है यहाँ पे। तो p एक तरीके से रिजल्ट का काम कर रहा है। तो मैं इसमें बोलूंगा, इसमें नेक्स्ट हायर जो भी वैल्यू है p ऑफ i की, वो मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे मॉड कर दूंगा q से, क्योंकि हम हर चीज को मॉडुलस q लेके चल रहे हैं। सिमिलरली मैं बोलूंगा जो t 0 है उसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, वो क्या होगी d t0 प्लस t ऑफ i। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल हॉर्नर्स रूल मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये चीज समझ नहीं आ रही है, प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत आराम से समझ आ जाएगी क्या मैंने लिखा है यहाँ पे। p इज इक्वल टू dp प्लस p ऑफ i मॉड q। सिमिलरली मैं d ऑफ t0 लिख रहा हूँ प्लस t ऑफ i, यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ q। तो ये बेसिकली मैंने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, t0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यूजिंग हॉर्नर्स रूल। फॉर्मूला वही लगाया मैंने बिल्कुल सेम टू सेम। तो थीटा ऑफ m में मैंने बेसिकली क्या कर ली, प्री प्रोसेसिंग कर ली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग और यू कैन जस्ट से दैट कि मैं s इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस m तक जाऊंगा और मैं मैचिंग करूंगा। तो दिस इज माय मैचिंग टाइम। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हैश कोड्स को मैच करूंगा और उसके बेसिस में मैं यहाँ पे केसेस लिखूंगा। तो s इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस m तक मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, और मैं बोलूंगा अगर मेरा हैश कोड मैच कर गया t ऑफ s से, मतलब p इज इक्वल टू ts है, तो मैं उस केस में गारंटी नहीं कर सकता कि सारे कैरेक्टर्स मैच होंगे। तो उस केस में बोलूंगा कि नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम वाली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, जो कि होगी p ऑफ 1 डॉट डॉट m इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1 से लेके मैं जाऊंगा s प्लस m तक। और मैं यहाँ पे बोलूंगा, सिंपल प्रिंट कर दूंगा कि जो मेरा पैटर्न है अकर्स विद शिफ्ट s, राइट। सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये चीज इक्वल नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैं आगे मूव कर जाऊंगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, क्योंकि मुझे जब मैं आगे मूव करूंगा तो मैं t1 के लिए चेक करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक काम बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर s लेस देन है n माइनस m से, इसका मतलब है कि मैं लास्ट से लास्ट शिफ्ट पे हूं। अगर मेरा लास्ट शिफ्ट होगा मतलब s इज इक्वल टू n माइनस एम होगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं लास्ट विंडो पे होऊंगा तो बेसिकली मुझे कोई भी कंडीशन या फिर t की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर s लेस देन n माइनस एम है, तो यहाँ पे t नेक्स्ट कैलकुलेट कर लो, जो कि t ऑफ s प्लस 1 होगा, और वो क्या होगा, बेसिकली t ऑफ s माइनस t ऑफ s प्लस 1 इंटू h प्लस t ऑफ s प्लस m प्लस 1, और इसका मैं क्या ले लूंगा, mod q, and that is the overall pseudocode of this particular algorithm, that is Rabin-Karp matcher। बहुत सिंपल है, पहले h कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने प्री प्रोसेसिंग करी थीटा ऑफ m टाइम में, s इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस m तक लूप लगाया, देखा अगर मैच करके हैश कोड, देन हम ब्रूट फोर्स से सारी वैल्यूज चेक करेंगे। अगर s लेस देन m माइनस m है, तो बेसिकली अगले d की हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि अगले केस में हम देख सकें p इक्वल टू ts है नहीं। और मोड क्यू का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, यहाँ पे एक d वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बहुत सिंपली इसको आप इंप्लीमेंट करके देखते हैं इन C++। ओके, सो अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं Rabin-Karp मैचर एल्गोरिथम की इन C++। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट में लूंगा, तो t और p स्ट्रिंग को मैं यूजर से इनपुट में लूंगा, और मैं बोलूंगा सीन करूंगा मैं t और p। उसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं एक इंट d लूंगा, जो कि बेसिकली लेंथ ऑफ फाइनाइट अल्फाबेट है, d को 10 ले लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक q लूंगा, जो बेसिकली यहाँ पे प्राइम है, जो किसी को मैं बेसिकली यहाँ पे 13 ले रहा हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार Rabin-Karp मैचर करके एक एल्गोरिथम बनाते हैं, इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर मैं पास करूंगा t, p, d, q, और इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो मैं बोलूंगा void Rabin-Karp मैचर, इसके अंदर मैं पास करूंगा स्ट्रिंग t, स्ट्रिंग p, int d, int q। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग t एंड पैटर्न
p, तो मैं बोलूंगा int n इज इक्वल टू t डॉट लेंथ, और int m क्या होगा मेरा बेसिकली p डॉट लेंथ। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूं यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है। तो h क्या है बेसिकली, कुछ नहीं है, d की पावर m माइनस वन मॉड q है, राइट। तो इसको सिंपली मैं पाव फंक्शन से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बट मैं यहाँ पे एक लूप लगा के कर लेता हूं, सिंपली कैलकुलेट d की पावर m माइनस वन मॉडुलस q। तो मैं एक लूप लगाऊंगा int i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन m माइनस वन तक, i प्लस प्लस करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा, h इज इक्वल टू h क्रॉस d मोड q, राइट। तो यहाँ पे मैं d की पावर m माइनस वन मोड q यहाँ पे इस तरीके से लूप लगा के यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिक्लेयर भी कर देता हूँ h को बेसिकली 1। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं इसके बाद क्या करना है। तो बेसिकली अगर सूडो कोड देखेंगे आप, तो उसमें है कि मैं p और t0 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यूजिंग हॉर्नर्स रूल। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा सिंपली, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाऊंगा, मैं यहाँ पे i लेस देन m तक जाऊंगा, और यहाँ पे i प्लस प्लस करूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे p की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और मैं यहाँ पे d की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, राइट। ओके, सो बेसिकली इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, तो i इज इक्वल टू 0 से लेके मैं m तक जा रहा हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हॉर्नर्स रूल के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि p को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते रहो d के साथ, और उसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या, p ऑफ i, और इसको मैं साथ में मॉड कर दूंगा q के साथ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार मैं t को कैलकुलेट करूंगा, t को कैसे कैलकुलेट करूंगा, t को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करूंगा d के साथ, और यहाँ पे प्लस क्या करूंगा मैं यहाँ पे t ऑफ i, और इसको मैं क्या कर दूंगा, मॉड कर दूंगा किससे, q से, राइट। इसको मैं dt भी लिख सकता हूँ और dt भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस डजंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से हो जाएंगी। और मैं इनिशियल वैल्यू p और t की क्या ले लेता हूँ, 0 0 ले लेता हूँ, राइट। तो int p इज इक्वल टू 0, int t इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने p और t 0 0 ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने d की पावर m माइनस वन मॉड q कैलकुलेट करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने p की इनिशियल वैल्यू और t की इनिशियल वैल्यू मतलब t0 कैलकुलेट कर दिए, राइट। हॉर्नर्स रूल को अप्लाई करा, p को रिपीटेडली t से मल्टीप्लाई करा, प्लस p ऑफ i करा मैंने, यहाँ पे मॉड इस तरीके से q कर दिया, i इज इक्वल टू 0 से लेके m तक मेरा लूप जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से मेरी कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद मैं हर शिफ्ट की करस्पॉन्डिंग बेसिकली t1 t2 t3 t ऑफ n माइनस m तक निकालना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा कि शिफ्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, s इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और s को बेसिकली लेस देन n माइनस m तक लेके जाते हैं, और s प्लस प्लस करते हैं। और मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करूंगा इस लूप के अंदर, मैं बोलूंगा अगर p इक्वल टू t है, अगर ये हैश कोड इसके इक्वल है t के, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार सिंपल सा एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे। बेसिकली मुझे इसके अंदर ये कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि हैश कोड मैच करेगा, तो वन डॉट डॉट एम इक्वल टू है या नहीं है टी ऑफ एस प्लस वन से लेके एस प्लस एम तक, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे पी ऑफ जीरो डॉट डॉट एम माइनस वन क्या इक्वल है मेरे एस प्लस जीरो से लेके एस प्लस एम माइनस वन के। अगर इक्वल है देन वी कैन से दैट कि यार वहां पे स्ट्रिंग मैच हो गई है, और मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरा पैटर्न जो है मैच हो चुका है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज को चेक करूंगा। तो यहाँ पे जैसे हमने नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में चीज देखी थी, उसी चीज को यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक ले जाऊंगा मैं j को, j लेस देन m, और यहाँ पे मैं बोलूंगा j प्लस प्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करूंगा इफ अगर t ऑफ s प्लस j नॉट इक्वल टू होता है p ऑफ j के, देन आई विल सिंपली ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लूप। एंड अगर किसी भी केस में मेरा जो होता है j इक्वल टू m माइनस वन हो जाए, मतलब j लास्ट तक तो जाएगा स्ट्रिंग के, मतलब मेरी ये जो पैटर्न स्ट्रिंग है मैच करके ये टेक्स्ट स्ट्रिंग के किसी भी सबसेट से, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि यार मुझे पैटर्न मिल गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगा कि पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स और विद शिफ्ट, जो भी हमने s यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे s कर दूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे बोलूंगा एंड l, और सिंपली यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फॉर लूप को कंप्लीट कर दूंगा। बट एक और कंडीशन हो सकता है, मान लेते हैं p इक्वल टू t नहीं होता,
तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज चेक करूंगा कि अगर मेरा जो s है वो लेस देन n माइनस m है, मतलब मैं लास्ट पोजीशन में नहीं जाया हूँ, तो बेसिकली मैं नेक्स्ट t को कैलकुलेट करूंगा। तो ऑब्वियसली t n माइनस m पे तो मैं t n माइनस m प्लस वन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं t n माइनस m माइनस वन पे होऊंगा तो t n माइनस m कैलकुलेट करूंगा। तो दैट्स व्हाई s इज लेस देन n माइनस m है अगर, तो मैं यहाँ पे इस केस में बोलूंगा कि जो मेरा t की वैल्यू होगी वो बेसिकली रोलिंग हैश फंक्शन से मेरी आ जाएगी। और वो क्या था, हमें डिस्कस करा था कि d को हम मल्टीप्लाई करते थे किससे, t माइनस t ऑफ s प्लस वन मल्टीप्लाई बाय h, राइट। तो t में से जो मेरी बेसिकली प्रीवियस वैल्यू है उसमें से बेसिकली मैं माइनस करूंगा ये पर्टिकुलर वाली वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, d से। अब क्योंकि ये वन बेस इंडेक्सिंग के लिए था s प्लस वन, तो मैं यहाँ पे s लिख दूंगा सिंपली, और s प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। और यहाँ पे वन जीरो बेस इंडेक्सिंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं टी एस लिखूंगा इस चीज को, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे करूंगा टी ऑफ एस प्लस एम प्लस वन, अगर वन बेस इंडेक्सिंग होती, बट यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं जो अगला ये जो टी ऑफ एस प्लस एम है जो कैरेक्टर है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टी ऑफ एस प्लस एम लूंगा और इसको बेसिकली मैं पूरे को किससे मॉड कर दूंगा, क्यू से मॉड कर दूंगा, और मुझे नेक्स्ट टी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इतना सिंपल था बस, हाँ इतना ही सिंपल था, बस इतनी ही एल्गोरिथम थी, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं जिस टेस्ट केस के लिए हमने इस सूडो कोड को डिराइव करा है। तो एक बार रन करते हैं टेस्ट केस को और फिर रैप अप करते हैं दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, जो बेसिकली मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग थी वो ये थी, और जो मेरा पैटर्न था वो मेरा बेसिकली ये था 31415। जैसे मैंने प्रेस एंटर करा तो यार यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आया है, ऐसा क्यों है? बेसिकली हम एक चीज यहाँ पे करना भूल गए हैं, अगर टी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे टी जो है वो लेस देन जीरो होता है तो मैं यहाँ पे इस केस में बोल दूंगा कि टी इज इक्वल टू टी प्लस क्यू कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो उस केस में जब मैं यहाँ पे ये करूंगा तो t की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो उस केस को भी मैं यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो t अगर लेस देन जीरो है तो मैं बोलता हूँ t इज इक्वल टू टी प्लस क्यू कर दूंगा, और क्यू क्या है, बेसिकली प्राइम है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ t के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस केस को भी मुझे हैंडल करना होगा। यहाँ पे एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को अब टेस्ट केस के लिए। तो यार इस कंडीशन को लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स और विद शिफ्ट 6, तो हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे 6 इंडेक्स पे बेसिकली मुझे ये वाला पैटर्न मिल गया यूजिंग रैबिंग का मेथड। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, मैं एक बार बता देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में क्या करा है, इसमें पहले n और m कैलकुलेट करा है, उसके बाद हमने d की पावर m माइनस वन मॉडल q कैलकुलेट करा है, उसके बाद हमने बोला कि p और t नॉट हम हॉर्नर्स रूल के थ्रू निकाल रहे हैं। यहाँ पे p को d से रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस p ऑफ i कर रहे हैं, लूप जीरो से m तक। सिमिलरली t को रिपीटेडली d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t ऑफ i को प्लस कर रहे हैं। फिर मैंने बोला s इज इक्वल टू जीरो से लेके s लेस देन इक्वल टू n माइनस m तक चलाएंगे यहाँ पे, और अगर p इक्वल टू t हो गया तो ये वाली कंडीशन मैच कराएंगे। अगर t s प्लस जे नॉट इक्वल टू p ऑफ j होता है तो मैं ब्रेक करूंगा, अगर इक्वल टू के मतलब लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया मेरा j, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद मैंने बोला अगर s लेस देन m n माइनस m है तो मैं रोलिंग हैश फंक्शन से न्यू t की वैल्यू निकालूंगा। अगर t की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मैं उसको एज मॉडिफाई करूंगा, t इज इक्वल टू t प्लस q। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सूडो कोड ऑफ रैबिंग का मेथड। अब कुछ और बात डिस्कस करते हैं, दो तीन बातें, और देन वी विल रैप अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं रैबिन का एल्गोरिथम से रिलेटेड। हमने सूडो कोड देखा, कोड देखा। एक बार लूप इनवेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है लूप इनवेरिएंट यूज होता है टू शो द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लूप इनवेरिएंट क्या होगा, तो यार मुझे दिख रहा है जो फॉर लूप है यहाँ पे जीरो से लेके n माइनस m तक, बेसिकली मैं इसको आइटरेट करा रहा हूँ टू फाइंड और थ्रू ऑल पॉसिबल शिफ्ट्स s। और इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है क्या मेंटेन कर रही है, यहाँ पे लूप इनवेरिएंट को मेंटेन कर रही है। कैसे, मैं लूप के थ्रू s इज इक्वल टू जीरो से लेके n माइनस m तक आइटरेट कर रहा हूं, और जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो हमारा लूप इनवेरिएंट क्या होता है, यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, जो कि है ts इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस वन अप टू s प्लस m मॉड ऑफ q, राइट। तो whenever this line is executed this loop invariant holds over here। तो ये लूप इनवेरिएंट है इस पर्टिकुलर सूडो कोड से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है ये वर्क करेगी, ये करेक्ट एल्गोरिथम है। तो करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम हम इस लूप इनवेरिएंट के थ्रू बोल सकते हैं कि जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हर एक लूप की आइटरेशन में, तो जो लूप इनवेरिएंट होल्ड होगा वो बेसिकली होगा ts इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस वन। इतना मतलब हम ts की वैल्यू ये वाली इस तरीके से कैलकुलेट कर चुके होंगे व्हेनेवर दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज अ लूप इनवेरिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर सूडो कोड। अब एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इन अ मोर रिगरस मैनर।
ओके तो अगर मैं इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं रेबन कार्प मैचिंग एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है, तो मैंने जैसे प्रीवियसली डिस्कस करा है कि रेबन कार्प मैचर एल्गोरिथम बेसिकली थीटा ऑफ एम प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है इसके अंदर। तो थीटा ऑफ एम कितना होता है, प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है रेबन कार्प मैचर एल्गोरिथम का। और जो इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम होता है और वर्स्ट केस मैचिंग टाइम होता है वो कितना होता है, थीटा ऑफ n minus m plus 1 into m, और in this case this algorithm is working same as naive string matching algorithm। तो यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ ये बेसिकली इसका मैचिंग टाइम है, ये मैचिंग टाइम है इस एल्गोरिथम का, और ऑब्वियसली यही इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम होगा इन योर वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं वर्स्ट केस रनिंग टाइम कब इतना रीच हो जाएगा और ये एल्गोरिथम बिल्कुल सेम वर्क करेगी नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के जैसा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ p इज इक्वल टू a की पावर m है और अगर मैं t इज इक्वल टू a की पावर n है, तो इस केस में एल्गोरिथम एक्सप्लिसिटली वेरीफाई करेगी हर एक शिफ्ट को, मतलब हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग बेसिकली हर एक शिफ्ट वैलिड होगा, हैश कोड मैच कर रहा होगा, और हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, ईच कैरेक्टर को भी मैच करा रहे होंगे, मतलब वहां पे CM करके कुछ हमारा यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, है ना। तो इस केस में हमारा वर्स्ट केस रनिंग टाइम और मैचिंग टाइम कितना होगा, इतना होगा। तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज थीटा ऑफ n minus m plus 1 into m। बट इन योर रियल एप्लीकेशंस क्या होता है, हमारा जनरली एवरेज केस रनिंग टाइम हो रहा होता है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो अगर मैं एवरेज केस की बात करूं, इन योर एवरेज केस, तो वहां पे थीटा ऑफ एम प्री प्रोसेसिंग टाइम तो चलो ठीक है हो गया, बट जो मैचिंग टाइम होता है इन योर एवरेज केस वो कितना होता है, वो होता है थीटा ऑफ n minus m plus 1। ठीक है, तो मैं ओवरऑल जो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे एवरेज केस रनिंग टाइम होगा वो कितना होगा इन दिस पर्टिकुलर एवरेज केस, तो वो कितना होगा, एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम वो होगा सिर्फ बिग ऑफ n minus m plus 1 plus some constant into m इक्वल टू बिग ऑफ n प्लस m। तो m मेरी n बेसिकली मेरी टेक्स्ट लेंथ की लेंथ है और बेसिकली जो m है वो मेरा बेसिकली पैटर्न स्ट्रिंग की लेंथ है। तो थीटा बिग ऑफ n प्लस m बेसिकली मेरा एवरेज केस रनिंग टाइम होगा और एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम होगा इस एल्गोरिथम का। और साथ में मैं और चीज भी बोल सकता हूँ कि साथ में बिग ऑफ n प्लस m के साथ टाइम मुझे चाहिए होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस स्प्यूरियस हिट्स, राइट, स्प्यूरियस इट्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये मैचिंग टाइम होगा इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, एवरेज केस में मैचिंग टाइम होगा, या फिर मैं इसी चीज को बोल सकता हूं कि यार ये जो बिग ऑफ n प्लस m आया ये बेसिकली एवरेज केस रनिंग टाइम है मेरी एल्गोरिथम का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन हो गया वर्स्ट केस के अंदर, एवरेज केस के अंदर। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इस एल्गोरिथम की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 है। तो दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। ओके सो थोड़ी सी और बात करते हैं इस एल्गोरिथम से रिलेटेड ही। तो जो मैंने यहाँ पे अभी क्यू वैल्यूज लिए हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग वैल्यूज मॉडुलो जो मैंने क्यू लिए हैं, रिड्यूसिंग वैल्यूज मॉडुलो क्यू, वो कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स लाइक ए रैंडम मैपिंग फ्रॉम सिग्मा स्टार टू जेड क्यू। सो बेसिकली ये एक्ट करता है, जो हमने क्यू लिया है मॉड के लिए, इट एक्ट्स लाइक अ रैंडम मैपिंग from sigma star to z q, राइट। तो ये रिड्यूसिंग वैल्यू मॉड क्यू वो ऐसा है कि वो मैप हो रहा है बेसिकली सिग्मा स्टार से z क्यू, तो ऐसा एक्ट कर रहा है वो, राइट। अब मैं यहाँ पे इस केस में बोल सकता हूँ जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स है, राइट, तो नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स जो है वो मैं बोल सकता हूँ बिग ऑफ n बाई क्यू होंगे। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स को मैं बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स जो मुझे मिल सकते हैं वो होंगे बिग ऑफ n बाई क्यू। कोई ऐसा क्यों होगा, सिमिलर मैं बोल सकता हूँ चांस दैट जो टीएस है वो इक्विवेलेंट हो पी मॉड क्यू के, उसका चांस क्या है, राइट, उसका चांस है 1 बाई क्यू। और सिमिलरली अगर मेरी n लेंथ की मेरे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स मुझे कितने मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं कितने, n बाई क्यू। तो बिग ऑफ n बाई क्यू इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स, बिकॉज जो टीएस है वो इक्विवेलेंट होगा पी मॉड क्यू के। इसका चांस क्या है, इसका चांस है 1 बाई क्यू, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स कितने हो जाएंगे, n बाई क्यू। अब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बोलना चाहता हूँ, एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम मेरे रेबन का एल्गोरिथम कितना लेगा, एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मतलब एवरेज केस की मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो अगर मेरे पास बिग ऑफ n पोजीशंस हैं, ऑब्वियसली बिग ऑफ n पोजीशंस मेरे पास रहेंगी, जहाँ पे जो मेरा टेस्ट है जो टीएस है वो इक्विवेलेंट है पी के, ये फेल हो रहा है। तो अगर ये चीज फेल होगी इसका मतलब है मेरा जो बेसिकली हैश कोड है वो मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे पास बिग ऑफ n पोजीशंस के लिए ऐसा हो सकता है, राइट। ओके अब मैं यहाँ पे एक और चीज बोल सकता हूँ
फॉर ईच हिट आई विल स्पेंड बिग ऑफ एम टाइम, राइट? जो भी मुझे या तो वैलिड हिट मिलेगा या फिर स्प्यूरियस हिट मिलेगा, उसके लिए फॉर ईच ऑफ द वैलिड, और यू कैन से दैट फॉर ईच ऑफ द हिट आई विल जस्ट स्पेंड बिग ऑफ एन टाइम. दिस इज फॉर हिट्स. either it will be valid or it will be spurious hit, right? तो मुझे big of m time लगाना पड़ेगा, मुझे सारे कैरेक्टर्स को मैच करना है. और big of n time बेसिकली इतनी म्यूटेशंस है जहाँ पे मेरे ये टेस्ट फेल हो सकता है, तो ऑब्वियसली मुझे big of n time तो लगाने पड़ेगा पूरे सारे कैरेक्टर्स को एक एक बार बेसिकली आइटेट करने के लिए. ओके, सो उसके बाद मैं बोल सकता हूँ जो एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम होगा रेबेनकार्प एल्गोरिथम का, वो होगा big of n प्लस big of m. v अगर मैं लेता हूं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ वैलिड शिफ्ट्स, तो v वैलिड शिफ्ट्स हैं तो mv टाइम लगेगा मुझे हर एक शिफ्ट को चेक करने के लिए, प्लस अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे n बाई क्यू स्प्यूरियस हिट्स हैं तो बिग ऑफ n बाई क्यू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्प्यूरियस हिट्स है, तो मुझे टाइम लगेगा इनको चेक करने के लिए m इंटू n बाई क्यू, मैं ईच कैरेक्टर को मैच कर रहा हूँ. और नंबर ऑफ पोजिशन जहां पे मैं चेक कर रहा हूँ वो है बिग ऑफ n. तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम, और यू कैन जस्ट मैचिंग टाइम यार ये, ठीक है? तो रनिंग टाइम में प्री प्रोसेसिंग टाइम भी जुड़ता है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम बोलूंगा ऑफ रेबेनकार्प एल्गोरिथम, ये हो जाएगा मोर प्रिसाइसली, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो कि अगर जो मेरा v है अगर वो बिग ऑफ 1 है, कांस्टेंट टाइम ले रहा है, और q ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो ये जो चीज है रनिंग टाइम जो हमने निकाला है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, बिग ऑफ n में. सिंपल से आप लोग इसमें फॉर्मुलेट कर सकते हो, मैथमेटिकल है बहुत. और इसको थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैलिड शिफ्ट जो है वो मेरे स्मॉल है, मतलब बिग ऑफ 1 है, मतलब काफी कम वैलिड शिफ्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड हम Q को ऐसा प्राइम नंबर ले रहे हैं, ऐसा प्राइम टू बी लार्जर देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब Q को ऐसा हम प्राइम नंबर ले रहे हैं जो कि बड़ा है किससे, लेंथ ऑफ द पैटर्न से. लेंथ ऑफ द पैटर्न से अगर मैं बड़ा ले रहा हूँ इसको, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम होगा या फिर एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम होगा रेबेनकार्प एल्गोरिथम का, रेबेनकार्प प्रोसीजर का, वो होगा बिग ऑफ n प्लस m. तो ये चीज रिड्यूस हो जाएगी बिग ऑफ n प्लस m में, जब मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ वैलिड शिफ्ट्स हैं वो स्मॉल है और q लार्ज है देन बेसिकली माई लेंथ ऑफ पैटर्न, दैट इज योर m. ओके, देन वी कैन से दैट दिस रिड्यूसेस टू n प्लस m. और फिर बाद में जाके बोल रहा हूँ कि m यार लेस देन इक्वल टू n है, ऑब्वियसली पैटर्न की लेंथ लेस देन इक्वल टू n होती है, तो एक्सपेक्टेड मैचिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम विल रिड्यूस टू बिग ऑफ n. तो बिग ऑफ n ओवरऑल एवरेज केस में मैचिंग टाइम होता है इसका, अगर हम मोर रिगरसली इसको एनालिसिस करें और कुछ assumptions यहाँ पे ले हम कि ये बिग ऑफ 1 टाइम ले रहा है और q ग्रेटर देन इक्वल टू m ले रहे हैं हम, राइट? तो इन सब assumptions पे हम बोल सकते हैं ये वाली चीज फॉर्मुलेट हमने इस तरीके से करी है. तो दैट्स ऑल अबाउट मोर रिगरस एनालिसिस ऑफ एवरेज केस मैचिंग टाइम ऑफ रेबेनकार्प algorithm. So that's all for this particular video. If you like this video, like, share and subscribe, and till then, bye bye.